नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार, मजेदार, शानदार वाले वन शॉट सेशन में, जहां हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या भी नहीं। तो प्यारे बच्चों, अपने अस्त्र और शस्त्र लेकर के फटाफट से तैयार हो जाओ इस चैप्टर का पोस्टमार्टम करने के लिए, इस चैप्टर को जीरो से समझने के लिए और हीरो तक जाने के लिए। तो फटाफट से शुरू करेंगे इस चैप्टर को और आई होप आप सभी रेडी होंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कितनी बातें करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। तो देखिएगा, हम बात करने वाले हैं पदार्थों की शुद्धता के बारे में, समझने वाले हैं कि पदार्थों की शुद्धता का तात्पर्य क्या होता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं मिश्रण के बारे में कि मिश्रण कैसे बनता है, किन चीजों का मिश्रण होता है, कितने प्रकार का मिश्रण होता है, मिश्रण को क्यों बनाया जाता है, विलयन क्या होता है, किन दो घटकों से मिलकर के विलयन का निर्माण होता है, निलंबन क्या होता है, निलंबन का कोई एक एग्जाम्पल जो हम देख सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, कोलाइडल विलयन जो है वो क्या होता है, दूध क्या कोलाइडल विलयन है, बटर क्या कोलाइडल विलयन है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में, शुद्ध पदार्थों के प्रकार के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप अपने दिमाग में ये चीजें बिठा लो कि हम इन चीजों पर बात करने वाले हैं। अब प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, हम पहले उन क्वेश्चंस को लिख लेते हैं और वही क्वेश्चंस हम इस पूरे लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है विलयन क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछते हैं विलयन क्या होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है निलंबन क्या होता है। निलंबन क्या होता है, या निलंबन को परिभाषित करिए, निलंबन को समझाइए, निलंबन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। थर्ड क्वेश्चन होता है कोलाइडल विलयन, कोलाइड विलयन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा जाता है कि तत्व व यौगिक में क्या डिफरेंस है, तत्व व यौगिक में क्या अंतर है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विलयन, जिसे हमने पढ़ लिया, ठीक है, विलयन तथा निलंबन। एक सेकंड, इसका तथा हटाते हैं, विलयन, निलंबन, और एक चीज और पूछी जाती है तथा कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल विलयन में अंतर लिखिए, ऐसा भी आपसे पूछा जाता है। विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए या अंतर आपको लिखने हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपसे ध्यान से समझना इस क्वेश्चंस को कि ये क्वेश्चंस आपसे क्या कहलवाना चाह रहे हैं। कि आपसे पूछा जा सकता है कि धातु क्या होती है, आपसे पूछा जा सकता है धातु क्या होती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा सकता है निम्न के गुण लिखिए, निम्न के गुण लिखिए। अब निम्न के गुण में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से समझिएगा कि निम्न के गुण में मैम क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो निम्न के गुण में धातु के गुण आ सकते हैं, अधातु के गुण आ सकते हैं, यहाँ पर विलयन के गुण आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, विलयन के गुण आ सकते हैं, निलंबन के गुण यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, निलंबन, ठीक है, निलंबन के जो गुण है वो पूछे जा सकते हैं, कोलाइडल के गुण यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, कोलाइडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाता है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन में क्या अंतर है। यानी संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं अपन। और नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे वो लिखेंगे असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। असंतृप्त विलयन किसे
कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देगा, या हम यूं कहें कि ये कुछ टॉपिक्स है जिन टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में इसी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, अच्छे तरीके से आपको देख लेना है। अब एक एक करके हम इन क्वेश्चंस पर बात करेंगे, इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पदार्थों की शुद्धता के बारे में, यानी कि प्योरिटी ऑफ मैटर की मैं बात कर रही हूं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई भी पदार्थ लिया है, ठीक है, पदार्थ की परिभाषा क्या कहती है कि मैम पदार्थ वो चीज है, वो वस्तु है जो स्थान भी घेरेगी और जिसका द्रव्यमान भी होगा। अब मैं कह रही हूं मैं उसी पदार्थ की शुद्धता की बात आपसे करना चाहती हूँ, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैम पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है, और यही पदार्थ अगर आपका एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना है तो वो शुद्ध हो जाएगा। अगर उसमें अन्य प्रकार के कण मिक्स हो गए हैं तो वो शुद्ध नहीं रहेगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मान लो अपन ने गेहूं लिया, ठीक है, अब गेहूं का आटा बना लिया अपन ने, उस गेहूं के आटे में सिर्फ सारे जो कण है वो सिर्फ और सिर्फ गेहूं के हों तो वो शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर इसी आटे में हमने मैदा मिला दी है तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है कि जैसे पदार्थ क्या होता है, कणों से मिलकर के बना होता है, शुद्ध पदार्थ का मतलब है कि पदार्थ जो है वो एक ही प्रकार के कणों से निर्मित हो। क्लियर है बात, इतनी समझ में आ गई बात यहाँ। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने बोला कि मैम हम मिक्स कर देते हैं चीजों को, हम मिक्स कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम मिक्सचर बोलेंगे, उसे हम मिश्रण बोलेंगे। जिस भी चीज को हम मिलाएंगे वही चीज का मिक्सचर हमें मिल जाएगा। एक या दो से अधिक शुद्ध तत्व या फिर यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। एक या फिर एक से अधिक, मान लो एक है या फिर एक से अधिक आपने तत्व ले लिए और इन्हें अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर दिया तो जो बनेगा वो मिक्सचर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं तो चाय इज द बेस्ट एग्जांपल। चाय क्या है, बेस्ट एग्जांपल है। मैम कैसे, कि बेटा चाय के अंदर क्या होता है, चाय में आप चाय पत्ती डालते हो, चाय में आप अदरक भी डालते हो, इलायची भी डालते हो, लौंग भी डालते हो, काली मिर्ची भी डालते हो, चाय में दूध भी डालते हो, पानी भी डालते हो। तो इसमें आप बहुत सारी जो चीजें हैं वो मिला रहे हो और फिर इनका एक मिश्रण बन रहा है। वो क्या है, आपका चाय है। वो क्या है बेटा, वो आपका चाय है। इसका मतलब चाय एक प्रकार का मिश्रण है। जैसे मैंने नमक लिया और उसे हमने किसमें घोल दिया, जल के अंदर हमने इसे क्या कर दिया है, घोल दिया है। तो यहां पर क्या बन गया, हमें नमक का जो जल है वो प्राप्त हो गया, नमक का एक विलयन प्राप्त हो गया, जिसे हमने क्या कह दिया है, मिश्रण यहां पर कह दिया है। और ये एक्टिविटी आप घर पर करके देख सकते हो। क्लियर है बात यहाँ। अब हम बात करने वाले हैं विलयन के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। विलयन के केस में एक बहुत बढ़िया सी बात होती है। मैम क्या बात होती है, समझा दो। विलयन जो होता है बेटा वो दो लोगों से मिलकर के बना होता है। विलयन कितनों से मिलकर बना है, दो लोगों से मिलकर के बना है। एक कौन होता है मैम, एक आपका विलय होता है, दूसरा आपका विलायक होता है। एक आपका क्या होता है, विलय, और दूसरा क्या होता है, विलायक। अब विलय के अक्षर कितने हैं मैम, 3 हैं। विलायक के कितने अक्षर है मैम, 4 है। विलय क्या छोटा दिख रहा है, हाँ जी मैम। विलायक क्या बड़ा दिख रहा है, हाँ जी मैम। तो बेटा जो छोटा होता है हम उसे कम मात्रा में लेते हैं, हम उसे कम मात्रा में लेते हैं। पहली चीज, ये क्या होता है, घुलता है। ये क्या होता है, घुलता है। जिस भी चीज में आप घोल रहे होंगे उसमें ये घुलेगा। अब अगर मैं विलायक की बात करूं तो इसे आप ज्यादा मात्रा में लेते हो। कैसे लेते हो, ज्यादा मात्रा में लेते हो, और ये घोलता है। ये किसे घोल रहा है, ये विलय को घोल रहा है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखा कि नमक जो है, नमक का जलीय विलयन लिख दिया मैंने, नमक का जलीय विलयन मैंने यहां पर लिख दिया। इसका क्या मतलब है कि नमक जो है वो कौन है, वो विलय है मैम। वो कौन है, विलय, क्योंकि वो कैसा है, कम मात्रा में है। वो कैसा है, कम मात्रा के अंदर है। जलीय विलयन यानी जल के साथ विलयन बनाया है, यानी कि जल कौन है मैम, जल विलायक है। जल विलायक है क्योंकि वो ज्यादा मात्रा के अंदर
है। समझ में आई बात यहाँ? जैसे कि मैं समझाती हूँ आपको, जैसे कि मेरे पास क्या है, ये एक बीकर है, ठीक है, मेरे पास क्या है, ये एक बीकर है। इस बीकर में मैंने क्या करना है, ये एक शक्कर का बाउल है ना, ये एक शक्कर का बाउल है, इसमें से शक्कर मुझे इसके अंदर डालनी है। अब ध्यान से समझना बात को कि विलय और विलायक में डिफरेंस क्या होता है, विलय और विलायक में डिफरेंस क्या होता है। ये मैंने क्या ले लिया, मैंने शक्कर ले लिया। अब देखो ये विलय है, शक्कर मैंने क्या बोला कि शक्कर विलय है और आपका जल विलायक है। क्या जल ज्यादा मात्रा में है? हाँ जी मैम, जल तो ज्यादा मात्रा के अंदर है, जल तो बहुत सारा है। क्या शक्कर कम मात्रा में? हाँ जी मैम, शक्कर तो कम मात्रा के अंदर है। शक्कर कैसी है? बिल्कुल कम है। तो बेटा जो चीज कम है वो विलय है, जो चीज ज्यादा दिख रही है वो विलायक है। अब मैं क्या करूंगी, शक्कर को इस पानी में मैंने डाल दिया, शक्कर को क्या करें, इस पानी में डाल दिया, ठीक है, वेरी गुड मैम। अब क्या होगा कि जब मैं इसे मिलाऊंगी तो एक विलयन तैयार हो जाएगा, एक विलयन तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ नमक की जगह क्या लिख दूं मैम, आप नमक की जगह यहाँ पर शक्कर लिख दो बस। अभी हमने क्या ले ली है, शक्कर ले ली, तो हमें शक्कर का जलीय विलयन मिल जाएगा। अब ध्यान से समझना कि मैं क्या कर रही हूँ, इसे मिला रही हूँ अच्छे तरीके से। ये देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो शक्कर है ये क्या होगी, ये इस जल में अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी, अच्छे तरीके से क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। क्या होगी बेटा, जल्दी बताओ, अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे जैसे आप घुमाते जाओगे ये अच्छे तरीके से यहाँ पर डिसॉल्व होती चली जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक प्रकार का विलयन बनेगा, और ये विलयन कैसा होगा, समांगी होगा। ये विलयन कैसा होगा, समांगी, ठीक है, कैसा होगा, ये समांगी, यानी कि सेम नेचर का विलयन होगा। कि शक्कर पूरी तरीके से घुल गई, नमक होता तो नमक पूरी तरीके से घुल जाता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। विलय वो होता है जो कम मात्रा के अंदर होता है, जैसे 1 चम्मच शक्कर ली थी, 2 चम्मच ले लेते, 3 चम्मच ले लेते। विलायक वो होता है जो ज्यादा मात्रा में होता है, जैसे मेरे पास एक बीकर जल था, मेरे पास क्या था, एक बीकर जल मेरे पास था। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा फैक्ट है, यहाँ एक बहुत बढ़िया सा फैक्ट क्या है मैम, समझाती हूँ कि यहाँ पर आपको ये जो विलय दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये जो विलय दिख रहा है, विलयन की जो प्रकृति है, विलयन की प्रकृति, विलयन की प्रकृति विलय पर निर्भर करेगी। किस पर? विलय की मात्रा पर निर्भर करेगी, विलय की मात्रा पर निर्भर करेगी। अब मैम ये क्या चीज हो गई है, ये क्या चीज हो गई है, देखो कैसे। अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने आपको समझाया कि बेटा मैंने क्या करा कि मैंने 1 चम्मच लिया था और मैंने उसे ही डिसॉल्व करने की कोशिश करी है, यानी विलय जो है वो कम है और विलायक मेरा ज्यादा है। इसका मतलब ये जो विलयन है ये कैसा है, तनु है, ये कैसा है, तनु है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ कि बेटा तनु और सांद्र का क्या मतलब होता है। देखो हम सांद्रता की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं मैम, सांद्रता की बात कर रहे हैं। सांद्रता से हम 2 बातें समझते हैं, एक समझते हैं तनु और एक समझते हैं सांद्र। तनु में क्या होता है, विलय कम होता है, तनु में क्या होता है, विलय आपका कम होता है, ठीक है। सांद्र में क्या होता है, विलय आपका ज्यादा होता है, विलय कैसा हो जाएगा, ज्यादा यहाँ पर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा मैम कि अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि बीकर तो सेम रखेंगे लेकिन इसमें शक्कर की मात्रा बढ़ा देंगे। अभी मैंने 1 ही चम्मच डाली थी, अब क्या करूं, 2 3 4 5 6 7 10 चम्मच डाल दूं, 11 चम्मच डाल दूं, तो ये जो मीठापन इसका आएगा वो कैसा हो जाएगा, ये ज्यादा मीठा हो जाएगा, यानी ये कैसा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, ये सांद्र हो जाएगा। तो ये किस बात पर निर्भर कर रहा है कि आप विलय कितना डाल रहे हो, ये इस बात पर निर्भर कर रहा है। अगर आपने ज्यादा शक्कर डाली है, ज्यादा विलय आपने डाला है, तो विलयन गाढ़ा हो जाएगा, उसमें मीठापन ज्यादा आ जाएगा। अगर आपने विलय कम मात्रा में डाला है तो विलयन गाढ़ा नहीं होगा, वो पतला होगा, तो वो तनु हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पर बात ये समझ में आ गई है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विलयन की प्रकृति डैश पर निर्भर करती है, विलयन की प्रकृति किस पर निर्भर करती है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि विलय क्या होता है और आपका विलायक क्या होता है। क्लियर है ये बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो अब समझते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। क्या मैंने ये बात बोली, क्या मैंने ये शब्द यहाँ बोला? हाँ जी मैम, आपने तो ये शब्द यहाँ पर बोला था, ये मैंने लिखा हुआ है कि ये समांगी मिश्रण है, क्योंकि ये अच्छे तरीके से घुल गया। घुलने का भी एक नियम होता है, घुल
घुलने का क्या होता है, एक नियम होता है। क्या नियम होता है मैम? समान को घोलता है। घुलने का भी क्या होता है, एक नियम होता है कि समान को घोलता है। अगर वो एक जैसा होगा, जैसे हम अपने सेम जोन में फ्रेंडशिप करते हैं ना, जो हम जैसा हम उसी से अपनी दोस्ती करेंगे, तो वैसे ही समान को घोलता है। शक्कर जो है वो जल में विलय हो गई, नमक जो है वो जल में विलय हो जाएगा, पर क्या तेल जल में विलय होगा? नहीं मैम, तेल तो जल में विलय नहीं होगा। तो वो कैसा हो जाएगा? वो तेल जो है वो जल की से अलग है, वो कैसा है? असमान है, इसलिए जल ने उसको अपने अंदर नहीं घोला है। क्लियर है बात? यहां समझ में आ गई चीजें? चलो अब डेफिनेशन क्या कहती है, ध्यान से समझो। दो या दो से अधिक पदार्थ के, जो पदार्थ हैं आपके पास बहुत सारे हैं, उनका अगर आपने समांगी मिश्रण बनाया है, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। होमोजीनियस, होमो मतलब समान, उसको आप क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे नींबू पानी, सोडा वाटर, ये क्या है? विलयन के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि मैंने आपको लिखा शक्कर का जल, है ना, शक्कर का जल क्या है? ये भी आपका विलयन का एग्जाम्पल है। जैसे मैंने लिखा नमक का जल, क्या है? ये भी विलयन का एग्जाम्पल है। क्लियर है बात यहाँ? चलिए मैम, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई है। तो देखो, विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलय, एक क्या होता है मैम? विलायक होता है। विलय को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैम? विलय को इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं, विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। विलयन को आप सॉल्यूशन कहते हो, विलय को सॉल्यूट, विलायक को सॉल्वेंट। विलय छोटा है, विलयन का वह घटक है जो विलायक में घुलता है। इतनी सी बात समझ में आ गई, और ये कम मात्रा में होता है। अगर हम विलायक की बात करें तो ये कैसा हो जाएगा? ये वो वाला घटक है जो अपने अंदर विलय को घोल रहा है, या फिर जिसमें विलय घुल रहा है, जो ज्यादा मात्रा में है। जैसे कि इस बीकर के अंदर शक्कर क्या है मैम? शक्कर विलय है, और इस बीकर के अंदर जल क्या है? जल विलायक है। क्या बन गया मैम? आपके पास शक्कर का विलयन जो है वो रेडी हो गया, और आप देख सकते हो शक्कर यह घुलना प्रारंभ हो गई है। इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो देखो, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। चीनी और जल का विलयन क्या है? तरल घोल में ठोस का उदाहरण। इसमें इसको ऐसे कर लेते हैं, इसके अंदर ठोस कौन है? इसके अंदर ठोस आपकी शक्कर है, आप जानते हो इस बात को। तरल कौन है मैम? तरल इसके अंदर आपका जल है, क्योंकि आप जानते हो जल तो द्रव अवस्था में है, पर अगर हमने शक्कर के कण लिए जो कि आपको कुछ ऐसे दिख रहे होंगे, तो ये जो कण है ये कैसे हैं? ये ठोस है। ये कैसे हैं? ये ठोस है। इसमें चीनी विलय है, चीनी क्या है? कम मात्रा में है, इसलिए चीनी क्या हो जाएगी? विलय। और जल क्या हो जाएगा? विलायक, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो बेटा, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर आयोडीन जो है वो कम मात्रा में है, इसलिए वो क्या है? विलय है, और अल्कोहल ज्यादा मात्रा में है, इसलिए क्या है? विलायक है। तो जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक होगा, जो कम मात्रा में होगा वो विलय हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। वात युक्त पेय की बात कर रहे हैं, जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयनों में क्या होती है? गैस होती है। कौन सी गैस होती है मैम? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो गैस कम मात्रा में होगी, गैस विलय हो जाएगी। तरल जो है वो ज्यादा मात्रा में होगा, यानी जल ज्यादा मात्रा में होगा, तो वो विलायक हो जाएगा। इतना लॉजिक क्लियर है? जो कम मात्रा में है वो विलय है, जो ज्यादा मात्रा के अंदर है वो विलायक है। बार बार हम यही दोहरा रहे हैं। वायु गैस में गैस जो है उसका विलयन ये है, क्योंकि गैस के अंदर तो बहुत सारी गैसेस है। वायु में क्या है? बहुत सारी गैसेस विद्यमान हैं। दो घटक जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मैं बात करूं का चाहे ये समांगी मिश्रण है, तो नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है, क्योंकि ये 78% है, और ऑक्सीजन 21% है, तो उसे विलय कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में क्या होती हैं? उपलब्ध होती हैं। क्लियर है बात यहाँ? तो आपको यहाँ से विलयन में जो दो घटक विद्यमान हैं, विलय और विलायक के बारे में बात समझ में आई होगी। विलय क्या होता है? बोलो मेरे साथ। विलय वो होगा जो कम मात्रा में होगा, जो विलायक में घुल जाएगा। विलायक कौन होगा? जो ज्यादा मात्रा में होगा और विलय को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता होगा। क्लियर है बात यहाँ?
नेक्स्ट, विलियन के गुण के बारे में आपसे बात करनी है, जो मैंने क्वेश्चन लिखा था कि निम्न के गुण आपको समझाने हैं। पहला गुण क्या कहता है कि ये समांगी मिश्रण है, क्योंकि समान समान को घोलता है तो ये अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो गया है। नेक्स्ट मैंने बोला कि इसके पार्टिकल्स इतने सूक्ष्म हैं कि मैम 1 नैनोमीटर से के बराबर है, यानी कि 10 की घात -9 मीटर के ये बराबर होते हैं। प्रकाश का मार्ग इनमें अदृश्य होता है। प्रकाश का मार्ग कैसा होगा? इनमें अदृश्य दिखेगा नहीं। इसका पृथक्करण संभव नहीं है। कैसे करें पृथक्करण? मैम ये देखो, ये तो ना अच्छे तरीके से घुल गया है, इसमें पता ही नहीं लग रहा है कि चीनी भी डाली थी या नहीं डाली थी। अब जब ये घुल गया है तो पृथक्करण करेंगे तो किस विधि से करेंगे? मान लो कि फिल्टरेशन मेथड से कर रहे हैं, छानन विधि से पृथक कर रहे हैं। जैसे आप चाय छन्नी से चाय छानते हो, वैसे ही हमने एक फिल्टर पेपर बनाया और उस फिल्टर पेपर से क्या करा, इसको छानने का प्रयास किया। सारा का सारा जो विलियन है वो ही पूरा निकल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा बच्चे। क्योंकि आप देखो, कोई भी कण जो है वो अगर आपको दिखाई दे रहा है, कोई कण यहाँ पर विद्यमान नहीं है, इसलिए फिल्टर पेपर में से सारा विलियन निकल जाएगा, इसलिए पृथक्करण संभव नहीं है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। विलियन की सांद्रता की हम बात कर रहे हैं तो दो तरीके से होती है, तनु या फिर सांद्र, जो कि मैंने आपको अभी अभी समझाया। तो देखो, अब प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान से देखना, जो कि मैंने आपको अभी अभी समझाया, तो प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान से देखना। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं संतृप्त विलियन की, जो कि होता है सैचुरेटेड विलियन। अब देखो, निश्चित तापमान पर यदि किसी विलियन में विलय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलियन कहते हैं। मान लो कि कोई एक फिक्स टेम्परेचर जैसे रूम टेम्परेचर है और हम क्या कर रहे हैं, इस बीकर के अंदर शक्कर को घोलने की कोशिश करें और एक सीमा के बाद इसके अंदर शक्कर नहीं घुल रही है, तो ये क्या हो जाएगा? संतृप्त विलियन हो जाएगा। ये क्या होगा? संतृप्त विलियन हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर जगह है और हम घोल नहीं रहे, जगह है हम घोल नहीं रहे, तो असंतृप्त विलियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? बोलेंगे सब एक साथ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है बात यहां? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलियन की सांद्रता ज्ञात करने के मेथड्स की हम बात कर रहे हैं। देखो, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, अगर न्यूमेरिकल के अंदर आपको सारी चीजें द्रव्यमान में ग्राम्स के अंदर, किलोग्राम्स के अंदर दी हुई है, तो फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको विलियन आयतन में दिया हुआ हो और विलय आपको द्रव्यमान में दिया हो तो सेकंड नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर दोनों ही आयतन में दे रखे हैं तो थर्ड नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखो, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो एक निश्चित ताप पर संतृप्त विलियन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। क्वेश्चन लिखते जाइएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि घुलनशीलता क्या होता है, घुलनशीलता किसे कहते हैं, घुलनशीलता किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत सीधा सा है, डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि विलय पदार्थ की वह मात्रा, विलय की बात कर रहे हैं जो कि कम मात्रा में होता है, जो एक निश्चित ताप पर, टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया, संतृप्त विलियन में उपस्थित है। किस में उपस्थित है? संतृप्त विलियन में उपस्थित है। क्या कहलाएगी? घुलनशीलता। क्या कहलाएगी? घुलनशीलता कहलाएगी। अब ये एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया, आपके पास 2 मिनट है, फटाफट से कोशिश करो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। एक विलियन के 320 ग्राम, ठीक है, विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक जो है वो विलय है। विलियन की सांद्रता जो है वो आपको ज्ञात करनी है। एक विलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम जो है वो विलय है। तो समझो ध्यान से, कैसे लिखेंगे मैम? दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है? जो दिया गया है पहले आप वो लिख लो। क्या दिया है मैम? विलायक दिया है, विलायक
विलायक कौन है बेटा? जल है। ठीक है, का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो। का द्रव्यमान कितना दिया है मैम? 320 ग्राम्स, इतना ही दिया हुआ है। हाँ जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है मैम? नेक्स्ट है विलय। विलय कौन है? विलय है हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक या फिर खाने का नमक, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। का द्रव्यमान, का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है बेटा? 40 ग्राम्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 40 ग्राम्स। विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। क्या कह रहे हैं? ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है अपने को? विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझो कि कैसे करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ, हम जानते हैं, हम जानते हैं भाई। हम क्या जानते हैं? हमारे पास एक सूत्र है। क्या सूत्र है? विलय का, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन, बटे विलयन का द्रव्यमान, बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ये क्या मैंने अभी अभी बताया था? हाँ जी मैम, आपने अभी अभी बताया था। अब विलय का द्रव्यमान तो पता है कि मैम 40 ग्राम्स है, पर विलयन का नहीं पता है, विलयन का नहीं पता है। तो क्या पता है? समझो यहाँ पर कि मैम विलयन से हम क्या जानते हैं? विलयन से हम ये जानते हैं कि ये होता है विलय प्लस विलायक। ये क्या होता है बेटा? विलय प्लस विलायक होता है। विलय कितना दिया है मैम? 40 ग्राम्स। विलायक कितना दिया है? 320 ग्राम। जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 360 ग्राम। यानी विलयन का द्रव्यमान कितना है? 360 ग्राम। सूत्र में मान रखोगे तो देखो यहाँ पे लिखो सूत्र से। ठीक है, सूत्र से। अब क्या है? विलय का द्रव्यमान कितना है? विलय का द्रव्यमान मैम 40 ग्राम्स है विलय का द्रव्यमान। अब नीचे क्या है? विलयन का द्रव्यमान कितना आया बेटा? 360 ग्राम आ गया। इंटू आपने क्या करा है? 100 कर दिया। इंटू आपने 100 कर दिया। अब बहुत ध्यान से समझना, एक जीरो से भाई मैंने एक जीरो काट दी, 4 एकम 4 और 4 नाम 36। इसका मतलब 100/9 हमें करना है। इसका मतलब 100/9 हमें करना है और आपको 9 में 100 का भाग लगा देना है। ठीक है, बस इसे जो है आप जैसे ही सॉल्व करोगे यहाँ आपको आंसर जो है परसेंटेज में मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? यहाँ समझ में आई? तो मैम ये तो चीज क्लियर हो गई है, दिखा दो आंसर। तो देखो ये रहा इसका सॉल्यूशन और ये रहा इसका आंसर के 11.1%, 1% जो है वो इसकी कंसंट्रेशन है, क्योंकि सांद्रता ही तो हमसे पूछी थी। क्लियर हो गई बात यहाँ? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं मिश्र धातुएं, अलॉय की। ठीक है, क्या होती है मिश्र धातुएं? ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। ये क्या होते हैं? धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। ये अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं। ये पृथक पृथक संगठन रखते हैं, जैसे कि पीतल जिंक और कॉपर का मिक्सचर है। पीतल में कौन कौन दो चीजें मिली हुई हैं? एक आपका जिंक है जो कि 30% है, एक आपका कॉपर है जो कि 70% है। और जो भी आपके मिश्र धातु है, और जो भी मिश्र धातु है, आप मुझे क्या करेंगे? कमेंट कर देंगे। आप मुझे क्या करेंगे? कमेंट्स करेंगे। क्लियर है बात यहाँ? चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं निलंबन के बारे में। किसके बारे में मैम? निलंबन के बारे में। क्या होता है निलंबन? मैं आपको समझाती हूँ। निलंबन के अंदर क्या होगा कि आप जो है पानी ले लो। ठीक है, हाँ जी मैम ले लिया। पानी में मैंने क्या करा? एक ऐसा पदार्थ जो है घोलने की कोशिश करी। देखो मैंने इसके अंदर क्या है? ये रेत है, मिट्टी है, इसको मैंने डाल दिया। ठीक है, आप देख रहे हो ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अब क्या होगा कि मैं इससे इसको मिलाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, ये देखो मिला रही हूँ इसको अच्छे तरीके से। ये देखो बढ़िया तरीके से इसको डिसॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखना ध्यान से कि यहाँ पर क्या होगा।
ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अभी तो ये आपको डिसॉल्व होता हुआ दिख रहा होगा, पर अब इसे थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे शांत छोड़ देती हूँ। ठीक है, पानी को एकदम शांत छोड़ना है। अब जब आप इसे शांत छोड़ोगे तो मजेदार बात ये है कि ये इसके अंदर घुलेगा ही नहीं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि वह विषमांगी घोल, कौन सा घोल? विषमांगी, जिसमें क्या है, ऐसी चीजें लिए जो कि एक दूसरे को घोलती नहीं है, ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। जैसे चौक प्लस जल या फिर जल प्लस रेत भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? जल प्लस रेत भी जो है वो आप कह सकते हो। अब आप क्या करोगे, पहले तो इसे बढ़िया तरीके से घोलने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा हाँ हाँ मैम ये तो घुल रहा है, हाँ हाँ ये तो बढ़िया तरीके से घुल रहा है, पर ये क्या है, ये एक प्रकार का विषमांगी घोल है, विषमांगी विलयन है। ये क्या होगा, घुलेगा नहीं। जैसे ही आप बीकर को शांत छोड़ दोगे तब उसके बाद क्या होगा, इसके जो कण हैं वो भारी होने के कारण कहां बैठ जाएंगे, बीकर के तल में व्यवस्थित हो जाएंगे, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। जैसा कि क्या है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो। अभी हमने बीकर को छोड़ा है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ। तो निलंबन क्या है बेटा, एक विषमांगी मिश्रण है। विलय इसके अंदर घुलता नहीं है। विलय वो है जो हमने कम मात्रा में लिया, जैसे आपने चौक लिया, हमने मिट्टी लिया, ठीक है। माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। कण आंखों से देखे जा सकते, इतने बड़े कण होते हैं कि हम हमारी आंखों द्वारा इन्हें देख सकते हैं। पर विलयन के साथ ऐसा नहीं है। विलयन में हमने शक्कर डाली थी, है ना। अब विलय के कण हम देख नहीं पा रहे, देखो कितने एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब हम इसे क्या है, देख नहीं सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते। पर निलंबन के साथ ऐसा नहीं है। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो कि इस पानी में आपको नीचे देखो, यहाँ पर ध्यान से, ये जो रेत है ये कण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये क्या है, ये आपका सस्पेंशन है। ये क्या है, ये आपका निलंबन है। ये क्या है बेटा, ये आपका निलंबन है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात यहाँ? निलंबन के गुण कौन कौन से हैं, क्या गुण है, तो ध्यान से समझो कि निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, यानी ऐसा मिश्रण है जिसमें हमने जो पदार्थ लिए वो आपस में घुल ही नहीं रहे हैं, डिसॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। फिर देखो, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये वाले जो कण हैं ये आंखों से देखे जा सकते हैं। देखो ये इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है कि अब ये जो है रेत आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। और अगर मैं इसे थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो आप यहाँ पर देखो, रेत को ध्यान से देख रहे होंगे। ये देखो, आपको यहाँ पर रेत जो है वो साफ साफ नजर आ रही होगी। ठीक है, क्लियर है। और इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं, आगे देखो। विलयन को शांत छोड़ने पर कण जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। जैसे ही हमने इस विलयन को शांत छोड़ा है, हमारे ये जो कण है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, नीचे बैठ गए हैं। ये क्या है, नीचे बैठ गए हैं। निलंबित कण प्रकाश को फैला देते हैं। निलंबित कण क्या करते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं। तो निलंबन समझ में आ गया, निलंबन की बात आपको समझ में आई, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। देखो यह एक विषमांगी मिश्रण है, कण आंखों से देखे जा सकते हैं, निलंबित कण प्रकाश को फैलाते हैं। दृष्टि का जिससे जो प्रकाश का मार्ग है, दृष्टि का नहीं, प्रकाश का मार्ग दृष्टि गोचर हो जाता है। जब आप शांत छोड़ते हो तो क्या होता है, कण नीचे बैठ जाते हैं। निलंबन अस्थायी होता है, छानन विधि द्वारा आप इसे अलग कर सकते हो, क्योंकि पानी अलग हो जाएगा, रेत अलग हो जाएगी, कण भारी है। समझ में आ गई बात यहाँ? आई होप निलंबन आपको अब दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ऐसा विलयन है जो कि डिसॉल्व नहीं होता है, जो कि घुलता नहीं है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्लियर है बात यहाँ? आगे बात करूं, चलिए बेटा आगे बात करते हैं। कोलाइड विलयन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो। कोलाइड विलयन एक विषमांगी मिश्रण है। मैम ये भी एक विषमांगी मिश्रण है? बिल्कुल बेटा। कैसा है, विषमांगी। दिखता है कि समांगी है पर होता नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं है। किसके लिए फेमस है? कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए फेमस है। इसके लिए आप ये लाइन याद कर सकते हो। क्या मैम? जो दिखता है, जो दिखता है, ठीक है, वह होता नहीं है, वह होता नहीं
है, ठीक है। इसके लिए ये भी कह सकते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। तो ये दिखाता है कि भाई मैं तो समांगी हूँ, होता नहीं है। होता कैसा है, विषमांगी है। इस मिश्रण में विलय का आकार इतना छोटा होता है, इतना छोटा कि हम उन्हें नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते और वो पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित रहते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो वो कौन सा होता है, दूध। जैसे कि मैं बात करूं तो बटर, जैसे कि मैं बात करूं तो कोहरा, जैसे कि मैं बात करूं तो बादल, जैसे कि मैं बात करूं तो धुंध। ये सब क्या है मैम, ये सब आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के उदाहरण हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो फोम, ये सब क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन के उदाहरण हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ? आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी। तो देखो, जब मिश्रण को बिना हिलाए छोड़ा जाता है तो विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, ये वितरित रहते हैं समान तरीके से। कोलाइडल विलयन के कण काफी स्थिर होते हैं। कोलाइडल विलयन को निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, केंद्रण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, जिसमें एक बड़ी सी मशीन होती है। उसके अंदर क्या होता है, हम इस पदार्थ को डालते हैं, उसे घुमाते हैं, भारी कण ऊपर आ जाते, भारी कण तो कहाँ जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, और हल्के कण कहाँ आ जाएंगे, हल्के कण आपके ऊपर आ जाएंगे। क्लियर है बात? यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी सी चीज लिखी हुई है। आगे बात करते हैं। कोलाइडल विलयन टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं अपने आप में। क्या होता है मैम ये? तो देखो, उदाहरण हो गया दूध, मक्खन, झाग, कोहरा, धुआं, बादल, ये सारे क्या हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल विलयन के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बात करते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, ध्यान से समझो। विलय पदार्थ की तरह का घटक है। कैसा घटक है? विलय पदार्थ की तरह का। जैसे विलयन दो चीजों से मिलकर बना है, विलय और विलायक, वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन भी दो चीजों से मिलकर के बना है, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम। अब परिक्षिप्त प्रावस्था किसके जैसी होगी? विलय के जैसी। किसके जैसी? विलय के जैसी, इसलिए लिखा है विलय पदार्थ की तरह का घटक है। परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है, उसे आप परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हो। विलय के जैसा आपको याद रखना है। माध्यम की अगर मैं बात करूं तो वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है, जिसके अंदर परिक्षिप्त प्रावस्था कैसी है? निलंबित रहती है। परिक्षेपण माध्यम जो है वो कहलाता है। आई होप ये बातें दोनों आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसको आप बढ़िया तरीके से याद कर लो, हैशटैग इंपॉर्टेंट कर लो, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कोलाइडल सॉल्यूशन है कौन कौन से। जैसे कोहरा बादल कोलाइडल सॉल्यूशन है, धुआं, शेविंग क्रीम, दूध, फेस क्रीम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कीचड़, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब परिक्षिप्त प्रावस्था यानी जो कम मात्रा के अंदर है, परिक्षेपण माध्यम यानी जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है। जैसे मैंने द्रव लिया और द्रव को गैस में डाला, द्रव लिया, द्रव को गैस में डाला, तो एरोसोल टाइप का एक पदार्थ मुझे मिला। ठीक है, जैसे जिसका उदाहरण क्या है मैम? या तो कोहरा है या तो बादल है, जिसमें क्या होती है? गैसेस होती है, पर इसमें नमी भी विद्यमान होती है। तो नमी क्या है? द्रव, जो कि कैसी है? कम मात्रा में है। ज्यादा मात्रा में क्या है? गैस है। समझ में आ गई बात यहाँ? अब मैंने क्या करा, ठोस को गैस में डाला है। पहले ठोस जो था, पहले द्रव था, द्रव को गैस में डाला था, अब मैंने ठोस को किस में डाल दिया? गैस में डाल दिया, तो भी एरोसोल बना, जैसे कि धुआं। जैसे कि बेटा धुएं की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो धुएं के अंदर क्या होते हैं? जो कण होते हैं, वो जो कण दिखाई देते हैं वो कैसे होते हैं? वो ठोस रूप में विद्यमान होते हैं। अब मैंने क्या करा, गैस लिया और गैस को द्रव के अंदर डाल दिया, तो क्या बन गया? फोम बन गया। जैसे कि शेविंग क्रीम की बात कर रहे हैं, द्रव को अगर आप द्रव में डालोगे उसे आप इमल्शन कहते हो, जैसे दूध, फेस क्रीम। अब देखो, ठोस को अगर आप द्रव में डालोगे तो सॉल्व बनेगा, जैसे कि कीचड़, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर है बात? यह समझ में आई? अब देखो, परिक्षिप्त प्रावस्था मैंने गैस ली है यानी कम मात्रा में, और माध्यम मैंने ठोस लिया है तो फोम बनेगा, जैसे कि रबड़, स्पंज, है ना,
मैंने क्या पूछा था फर्स्ट चैप्टर में कि स्पंज ठोस होता है या नहीं होता है? देखो स्पंज ठोस है, हाँ जी मैम ठोस है। द्रव जो है कम मात्रा में लिया, अब इस द्रव को ठोस में अगर घोलेंगे तो जेल बनेगा, जैसे जेली, पनीर, मक्खन, इनके अंदर क्या होता है, लिक्विड सा पोर्शन होता है कि नहीं होता? होता है मैम। ठोस को ठोस में घोल दो तो ठोस जो सोल है वो बनेगा, जैसे दूधिया, कांच और रंगीन पत्थर, रत्न पत्थर। क्लियर है बात यहाँ? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमारे पास कितने टाइप के कोलाइडल सोल्यूशन है, कौन कौन से कोलाइडल सोल्यूशन, कौन कौन से एग्जांपल्स कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर काउंट होते हैं। आगे बात करते हैं कोलाइडल विलयन के गुण के बारे में, है ना। देखो ये कैसा है, ये विषमांगी है, छोटा आकार है, अब केंद्रण विधि द्वारा आप इसे पृथक करते हो, स्थायी कण होते हैं, नग्न आंखों से इसे आप नहीं देख सकते हो। आई होप इतनी बात प्यारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं टिंडल इम्पैक्ट के बारे में। तो जॉन टिंडल एक बहुत बढ़िया से साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर हमने क्या रखा, टिंडल इफेक्ट जो है वो यहाँ पर रख दिया था। जैसे आप किसी घने जंगल में गए हो और वहां पर सूरज की एक किरण आ रही है तो आप देखते हो उसके अंदर बहुत सारे कण जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं, वो कण आपको दिखाई देते हैं, वो टिंडल इम्पैक्ट कहलाता है। जैसे एक बंद कमरे के अंदर सूरज की एक किरण आ रही है तो आप ध्यान से देखना, उस किरण के अंदर आपको बहुत सारे कण दिखाई देंगे, जिसमें धूल के कण भी होंगे और अन्य प्रकार के कण भी वहां विद्यमान होंगे। किसका एग्जाम्पल है? टिंडल प्रभाव का एग्जाम्पल है। किसका है? टिंडल प्रभाव का एग्जाम्पल है। CuSO4 का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, याद रखना है। दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। CuSO4 क्या होता है मैम, ये भी समझ लो। CuSO4 होता है आपका कॉपर सल्फेट। क्या होता है मैम? ये कॉपर सल्फेट। इसके जो क्रिस्टल होते हैं या फिर हम यूं कहें इसका जो पाउडर होता है वो कैसा होता है? नीला होता है। कैसा? नीला। तो इसे आप क्या बोलते हो मैम? नीला तोता। नीला तोता भी हम इसे कहते हैं। देखना है क्या कॉपर सल्फेट कैसा होता है? देखो मैं आपको दिखाती हूं कि कॉपर सल्फेट कैसा होता है। ये आपके कॉपर सल्फेट का डब्बा है। अब इसे हम अच्छे तरीके से खोल लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है? कॉपर सल्फेट के बहुत सारे विलयन जो है बनाने के लिए हमारे पास इसके क्रिस्टल जो है वो यहाँ पर विद्यमान होंगे। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि ये जो थैली के अंदर आपको दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो यहाँ पर ले लेते हैं और ध्यान से देखना ये कैसा दिखता है। ये देखो यहाँ पर कैसा दिख रहा है? एकदम ब्लू कलर का दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको ध्यान से ब्लू कलर का? ठीक है, अब क्या करो, इसका विलयन बनाना है। इसका विलयन बनाना है तो एक हमने जल ले लिया और इसमें हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को अच्छे तरीके से डाल देंगे। और जैसे ही हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को यहाँ पर डालेंगे उसके बाद क्या करेंगे, इसे अच्छे तरीके से हिला देंगे। तो आप देख रहे हो कि विलयन जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, ये घुल रहा है धीरे धीरे, है ना। घुल रहा है कि नहीं घुल रहा? वेरी गुड। तो अब ये क्या होगा, धीरे धीरे घुलेगा और विलयन कैसा हो जाएगा? विलयन यहाँ पर आपको ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का दिखाई देगा। क्या ये विलयन बिल्कुल कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है? हाँ जी मैम, अभी हमने कॉपर सल्फेट की मात्रा कम ली है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर हम कॉपर सल्फेट की मात्रा ज्यादा ले लेते तो ये विलयन बिल्कुल ऐसा हो जाता। तो ये कैसा हो रहा है, ये देखो बढ़िया तरीके से आप देख सकते हो। नेक्स्ट समझो यहाँ पर, तो CuSO4 का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। दूध तथा पानी का जो मिश्रण है वो टिंडल प्रभाव दर्शाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हैशटैग आप इसे इंपॉर्टेंट कर लेना। निलंबन तथा कोलाइडल विलयन में क्या डिफरेंस होता है? यह एक विषमांगी मिश्रण है, समझाया था मैम। ये समांगी है, ऐसा लगता है हमको कि ये समांगी है। ये देखो अच्छे तरीके से मैम डिसॉल्व हो गया, ये लग रहा होगा हमको समांगी है, पर ये समांगी होता नहीं है। ये कैसा होता है? विषमांगी होता है। निलंबन और कोलाइडल में और क्या डिफरेंस है मैम? विलय के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है तो आप इन्हें अपनी आंखों से देख सकते हो। ये रहा, ये रहा, ये सस्पेंशन है और आप इसके कणों को अपनी आंखों से देख सकते हो, लेकिन इसके कण आपको दिखाई नहीं देंगे। ये पूरा विलयन कैसा हो गया है? नीला हो गया है। क्लियर है बात यहाँ? चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, यह फिल्टर पेपर से नहीं गुजरता है, ये फिल्टर पेपर से गुजरता है। अगर मैं इसे छानने की कोशिश करूंगी, अच्छे से मिला करके इसे अगर मैं छानने की कोशिश करूंगी तो ये सारा का सारा विलयन चला जाएगा फिल्टर पेपर से और कुछ भी रेजिड्यू नहीं
बचेगा। पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो रेजिड्यू बचेगा, ये गुजरेगा नहीं। यह अस्थायी है, इसकी तली पर जो कण है वो कैसे हो जाते हैं, जमा। तो छानन विधि द्वारा आप इन्हें अलग कर सकते हैं। यह स्थायी विलयन है जिसमें क्या होते हैं, छानन विधि द्वारा आप कणों को पृथक नहीं कर पाते हो। क्लियर है बात यहाँ पर? आई होप आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है पर ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और ये टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। चले आगे, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात कर रहे हैं परिवर्तन के बारे में। दो तरीके के परिवर्तन होते हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज में क्या होता है कि हम रंग के बारे में बात करते हैं, अवस्था के बारे में बात करते हैं, आकार आकृति के बारे में बात करते हैं, लेकिन केमिकल चेंज में हम क्या बात करते हैं कि उसके गुण ही बदल जाते हैं। कैसे, मैं आपको इसके टेबल से याद करवा देती हूँ। हैशटैग आपने क्या करना है बच्चे, इंपॉर्टेंट कर लेना है। पदार्थों के केवल भौतिक गुण में ही परिवर्तन होता है, जैसे कि आकार, आकृति, अवस्था, रंग, ठीक है, इन सभी में परिवर्तन होगा, घनत्व, दृढ़ता, कठोरता। लेकिन रासायनिक में क्या होगा, भौतिक परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाएगा। देखो, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनेगा। एग्जाम्पल याद करो कि बर्फ है, बर्फ को पिघलाया वो जल बना, जल को जमाया तो बर्फ बन गई। तो देखो वापस आ गया ना, नया कोई भी पदार्थ मुझको नहीं मिला है। लेकिन अगर मैंने स्वादिष्ट खाने का भोग लगा लिया है, सब खाना पेट में चला गया है, अब मुझे वो स्वादिष्ट खाना वापस नहीं मिल सकता क्योंकि वो अपशिष्ट के रूप में ही उत्सर्जित होगा। तो ये उत्क्रमणीय होता है क्योंकि आप इसे वापस मिल पाते हो या प्राप्त कर लेते हो। लेकिन ये जो है वो अनुत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। इसका मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे आपने स्प्रिंग को खींचा, छोड़ा, वापस अपनी अवस्था के अंदर आ गई। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने लकड़ी को जला दिया, अब लकड़ी तो खत्म हो गई भाई साहब, अब लकड़ी अपने पास नहीं है। एग्जाम्पल है बर्फ का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, सब्जियों को काटना, है ना। और यहाँ पर एग्जाम्पल है अंगूर का किण्वन, लकड़ी का जलना और मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का पिघलना और जलने में क्या डिफरेंस है, देखो मोमबत्ती अगर पिघल रही है तो वो वापस मोम बन रही है, इसका मतलब फिजिकल चेंज है। अगर मोमबत्ती जल रही है तो वो खत्म हो रही है, उसका दहन हो रहा है, आप उस जली हुई मोमबत्ती को वापस प्राप्त नहीं कर पाओगे, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं केमिकल चेंज। क्लियर है बात यहाँ? चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थों के प्रकार के बारे में। तो पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों और यौगिकों में वर्गीकृत किया है। किसके अंदर किया है, तत्वों और यौगिकों में वर्गीकृत किया है। तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो 118 तत्व मेरे पास विद्यमान है। उन्हीं तत्वों में से हमने धातु बनाया, अधातु बनाया है, उपधातु बनाया है, यौगिक बनाए हैं हमने। तो देखो रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था और एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने, जो कि सन 1743 से 1974 तक इस तत्व की परिभाषा सबसे पहले उन्होंने ही दी थी। तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व एकदम मूल रूप की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, ना हमने उसमें कुछ मिलाया है, ना ही हमने उसके साथ कोई छेड़छाड़ करी है। और जब हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे, कुछ भी चीज करेंगे, तो तत्व को और विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व को और तोड़ा नहीं जा सकता है। इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये है आपकी पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर कितने हैं, 118 तत्व हैं। जो सबसे लास्ट वाला है वो है आपकी एक गैस जिसका नाम है ऑग्नेसॉन। क्या नाम है, ऑग्नेसॉन गैस है। ये हाइड्रोजन से शुरू होता है और ऑग्नेसॉन पर ये खत्म हो जाता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ये तत्व का मूल रूप है। अब इसी में हम क्या करेंगे, चीजें जोड़ जोड़ करके क्या बना लेंगे, यौगिक बना लेंगे। इसी में से ही हमने डिवाइड किया कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है और उपधातु क्या होती है। ये जो दिखाई दे रही
है ये धातु होती है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये आपकी उपधातु होती है, और ये जो येलोइश दिखाई दे रहा है ये आपकी अधातु होती है। अब ध्यान से समझो कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, लगभग 118 है जितने मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाए थे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 92 तत्व नेचुरल है, बाकी सब कैसे हैं, मानव निर्मित है, हमने खुद बनाए हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, ठीक है, ये सब कैसे हैं, ये सब वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर रखे गए हैं, तो ये मैन मेड है। अधिकतर तत्व कैसे हैं, ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर कैसे हैं, द्रव हैं। तो पारा क्या है बेटा, पारा यहाँ पर धातु है और ये धातुओं का अपवाद होती है। क्या है ये, अपवाद। उसी तरीके से अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन क्या है मैम, ब्रोमीन अधातु है और ब्रोमीन भी क्या है, अपवाद है। ब्रोमीन भी क्या है, अपवाद है। दोनों कैसे हैं, एक्सेप्शन केसेस हैं। क्लियर है बात। यहाँ देखो गैलियम और सीजियम की बात कर रहे हैं, कमरे के ताप पर क्या है ये आपकी द्रव अवस्था में आ जाते हैं। हथेली पे रखोगे तो पिघलना प्रारंभ कर देंगे। ये भी क्या है, एक्सेप्शंस हैं। ये भी क्या है, एक्सेप्शंस। तत्वों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा है बेटा उपधातु। अब धातु क्या होती है, ध्यान से समझो। धातु को मैं आपको एक साथ समझा देती हूं। यहां पर आप बना लो धातु का चार्ट, ये लो इस तरीके से। ठीक है, अब हम धातु की अगर बात करें तो धातु कैसी होती है, चमकवान होती है, यानी कि हम यूं कहें कि चमकशील होती है, इसमें चमक विद्यमान होती है, चमकीली हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल सोना, चांदी, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। सोना, ठीक है, चांदी, ये सब क्या है आपके इसके एग्जाम्पल है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट मैं बात करूं कि ये जो आपकी धातु होती है ये कैसी होती है बेटा, ध्वनिक होती है, यानी कि बजाने पर आवाज आती है। जैसे स्कूल की बैल बजती है ना तो आवाज आती है कि नहीं आती, पूजा की घंटी बजती है तो आवाज आती है या फिर नहीं आती है भाई। मैम आवाज जो है वो हमको आती है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो ये तन्य होती है। तन्य का मतलब होता है तार रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तार रूप में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि आप 1 ग्राम गोल्ड ले लोगे ना, उससे आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। क्या बना सकते हो, 2 किलोमीटर लंबा तार जो है वो आप इससे बना सकते हो। नेक्स्ट मैंने बोला ये आघातवर्धीय होती हैं। आघातवर्धीय का मतलब क्या होता है, ठोक पीट करके, है ना, यानी कि पीट, इसकी पिटाई कर दो। ठीक है, पीट कर इसकी क्या कर देंगे, पिटाई कर देंगे। पीट कर किस में बदल सकते हैं, चादर रूप में। किस में बदलोगे बेटा, चादर रूप में बदल सकते हो। जैसे कि मैम एल्यूमिनियम की क्या होती हैं, शीट्स बन जाती हैं। क्या बनती हैं बेटा, शीट। जैसे कि लोहे की आयरन शीट्स जिसको हम ये कहते हैं। उसके बाद अगर हम बोले तो मैम और क्या होता है इसके अंदर, ये होती है आपकी सुचालक। ये क्या होती है मैम, सुचालक। ये किस चीज की सुचालक होती हैं, ये होती है विद्युत की सुचालक, और ये होती है आपकी धातु की सुचालक। किसकी होती है, धातु की सुचालक होती। अरे ये देखो ध्यान से समझो, ये विद्युत की सुचालक है, ये तो हमने लिखा ही लिखा है ना। और ये किसकी हो जाती है, ऊष्मा की, धातु की नहीं, ऊष्मा की सुचालक होती है। क्लियर हो गई बात यहाँ। आई होप इतनी जो बातें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। अब ध्यान से समझो कि मैम और क्या होता है बेटा, ये कठोर होती है। ये कैसी होती है, कठोर होती है। लेकिन अब अगर अपवाद की मैं बात करूं कि मैम इसमें अपवाद क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान से समझना, लिथियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा और आपका सोडियम हो जाएगा। इसे आप चाकू से काट सकते हो, चाकू से काट सकते हो। और
क्या अपवाद है मैम? पारा, Hg की मैं बात करूं तो ये द्रव अवस्था में होती है, ये द्रव अवस्था में होती है, जबकि बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कठोर होती है और ठोस होती है, कठोर होती है और ठोस होती है। तो ये सब क्या है? ये सब आपके धातु के गुण हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो तन्यता से हम शुरू करेंगे क्या? चलो एक मिनट, हम यहां से शुरू करेंगे। धातुओं में चमक होती है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, फटाफट फटाफट देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखो धातुएं कैसी होती है, डक्टिलिटी होती है, तन्यता होती है। ये देखो ब्रिक दिख रही है और ये वायर में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है। आघात वर्ध्यता होती है, इसको ठोका पीटा, हमने पिटाई करी इसकी और ये बदल गया शीट में, यानी कि चादर रूप में कन्वर्ट हो गया है। अवस्था कैसी होती है? कठोर, जैसे लोहे की कील आपने देखी, ठोस अवस्था होती है, की समझ में आ गई। लेकिन मैंने अपवाद भी यहाँ पर आपको साथ के साथ लिखा दिए हैं। चालकता की बात करूं तो विद्युत की भी चालक है और ऊष्मा की भी ये सुचालक है, ठीक है। जैसे घर पे मम्मी चिमटे से खाना बनाती है ना, रोटी सेकती है, धीरे 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 क्या होता है, चिमटा जो है वो गर्म हो जाता है। तो ये क्या हुआ, चिमटा लोहे का बना था, आगे से जो ऊष्मा है उसका क्या हो गया, चालन हो गया और वो पीछे से गर्म हो गया है। ध्वनिक होती है, टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, जैसे स्कूल की बैल जब बजती है तो क्या आती है, आवाज यहाँ आती है। अपवाद की बात करूं तो देखो पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है वो इस तरीके से आप उसे चाकू से आसानी से काट सकते हो। अधातु की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल उल्टी हो जाती है। ये क्या होती है, बिल्कुल उल्टी होती है। कैसे होती है मैम? अधातु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान से समझना कि यहाँ पर ये जो आपकी अधातु होती है ये चमक रहित होती है। कैसी होती है भाई? चमक रहित होती है, जैसे कि कार्बन और सल्फर। लेकिन यहाँ पर अपवाद होता है। क्या अपवाद है मैम? आयोडीन। ये कैसा होता है? ये चमकीला होता है। आयोडीन कैसा हो जाता है? चमकीला होता है। अब अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान से, ये क्या होती है, ये आपकी कुचालक होती है। ये क्या हो जाती हैं? कुचालक होती हैं। किसकी किसकी कुचालक मैम? ये ऊष्मा की भी कुचालक होंगी और विद्युत की भी कुचालक होंगी। लेकिन फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? अपवाद आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? अपवाद। क्या अपवाद मैम? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, ये क्या होती है मैम? ये जो है ना बढ़िया चीजें होती है, ये ध्वनिक नहीं होती है, ये ध्वनिक नहीं होती है। और क्या नहीं होता मैम इनके अंदर? और बेटा जी ये आपने जब ठोकोगे पीटोगे ना तो ये आघात वर्धीयता, ये तन्य रूपता नहीं बताती हैं, ये भंगुर होती हैं, ये टूट जाती हैं, ये भंगुर प्रकृति की होती है, तोड़ने पर चूर्ण रूप में विभक्त हो जाएंगी। तो ये और क्या नहीं होती मैम? ये तन्य नहीं होती हैं, आघात वर्धीयता ये शो नहीं करती हैं। क्लियर है बात यहाँ? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अपवाद भी हमने साथ के साथ देख लिए हैं। तो ये चमक रहित होती है, ये कार्बन है और ये सल्फर है जो कि येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है। कुचालक होती है, अधातु विद्युत की कुचालक होती है और ताप की भी कुचालक होती है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती है, ध्वनिक नहीं होती है, आघात वर्धीयता नहीं होती है, इसलिए आप इन्हें चादर रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हो। क्लियर है बात यहाँ? अब बात करेंगे उपधातु यानी मेटलॉइड के बारे में। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, कि धातु के गुण भी बता रहे हैं और अधातु के गुण भी बता रहे हैं, जिन्हें आप मेटलॉइड कहते हो, जैसे बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हो प्यारे बच्चों। क्लियर है बात यहाँ? समझ में आ रही है? अब बहुत बढ़िया सा मजेदार सा टॉपिक आ चुका है जो कि है आपका यौगिक, जो कि क्या है आपका यौगिक है। हमने विलयन पढ़ लिया, निलंबन पढ़ लिया, कोलाइडल पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया, उसके बाद हमने तत्व पढ़ लिया, धातु पढ़ ली, अधातु पढ़ ली, उपधातु पढ़ ली, मिश्रण पढ़ लिया, तत्व पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं यौगिक के बारे में। दो या दो से अधिक तत्व नियत अनुपात में अगर आप रासायनिक रूप से मिलाओगे यानी उनका संयोजन कराओगे तो वो क्या कहलाएंगे? यौगिक
यौगिक कहलाएंगे। दो या दो से अधिक तत्वों को नियत अनुपात में रासायनिक रूप से जब आप उनका संयोजन कराओगे तो वो क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यौगिक। अब मिश्रण तथा यौगिक में डिफरेंस दे रखा है, यानी ये क्या है? हैशटैग इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? हैशटैग इंपॉर्टेंट। क्या करना है? देखो, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए ही आप क्या करते हो? मिलाते हो, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण आप नहीं करते हो मिश्रण के अंदर। यौगिक की बात करें तो यहाँ पर आप नए यौगिक का, नए पदार्थ का निर्माण करते हो। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, लेकिन यौगिक जो है वो एक नए पदार्थ से बना, मतलब नया पदार्थ है ना, उसका संगठन एकदम कैसा होगा? नया होगा, तो स्टेबल होगा। तो कैसा होगा? स्टेबल होगा। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, पर नए पदार्थ के गुणधर्म, क्योंकि नया बना है तो यौगिक नए पदार्थ है, तो क्या करेगा? पुराने से बिल्कुल मैच नहीं खाएगा, कहते हैं मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है बात यहाँ? चलिए, घटकों का भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत अभिक्रिया या प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो ये क्या हो गए? मिश्रण और यौगिक में डिफरेंस यहाँ पर हो गया है। अब है तत्व व यौगिक में अंतर। तत्व और यौगिक में भी अंतर होना चाहिए। देखो, लास्ट वाला मिश्रण और यौगिक में था, अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? तत्व और यौगिक की। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि तत्व, यौगिक और मिश्रण में क्या डिफरेंस है। समझ में आ गई बात? यहाँ देखो, सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता, वो आपका तत्व कहलाता है, जिसे हमने आगे वर्गीकृत किया धातु, अधातु और उपधातु में। यौगिक नियत संगठन है, रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा आप इन्हें क्या कर सकते हो? इन्हें विभाजित कर सकते हो, तत्वों में इन्हें विघटित कर सकते हो। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन और पारा, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है, तत्व है। लेकिन अगर मैं यौगिक की बात करूं तो वाटर क्या है? एक प्रकार का यौगिक है, ये आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। मिथेन की अगर मैं बात करूं तो ये CH4 है ना, यानी कि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। चीनी तो चीनी ही है, ठीक है, ये भी क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। नमक की मैं बात करूं तो बेटा मैंने यहाँ NaCl ले लिया, जो कि सोडियम और क्लोराइड से मिलकर के बना हुआ है। तो सोडियम एक अलग तत्व है, क्लोरीन एक अलग तत्व है, कार्बन एक अलग तत्व है, हाइड्रोजन एक अलग तत्व है, तो ये शुद्ध तत्व है। इनको हमने मिला दिया, जब मिलाया तो एक नया यौगिक बन गया जिसके अपने गुण हैं। अब सोडियम क्लोराइड के जो गुण हैं वो सोडियम और क्लोरीन से मैच नहीं होते, ये अपने ही अलग गुण होते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। जब आपने इन दोनों को मिलाया तो मिश्रण बना, फिर जब ये दोनों अच्छे तरीके से मिल गए, इनके बीच में अभिक्रिया हो गई, एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया है, ठीक है। तो क्या बना वहां पर आपका बन गया है यौगिक। वहां क्या बन गया है? यौगिक आपका बन गया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस मजेदार सेशन में हमने कर लिया आपका पूरा का पूरा चैप्टर, और मैंने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ मजेदार क्वेश्चंस लिखाए थे, तो हम देख लेते हैं कि क्या हमने वो सारे क्वेश्चंस जो हमने लिखे थे उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया या फिर नहीं किया। क्या हमने विलयन क्या होता है पढ़ लिया, निलंबन क्या होता है पढ़ लिया, कोलाइड विलयन किसे कहते हैं पढ़ लिया, क्या हमने तत्व यौगिक में अंतर पढ़ लिए, विलयन, निलंबन और कोलाइड विलयन में अंतर पढ़ लिया, धातु क्या होती है मैंने आपको समझाया, गुण मैंने आप सभी को इन सभी के गुणों से परिचित कराया, संतृप्त और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको समझाया। तो अल्टीमेटली हमने क्या करा, इस पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम कर डाला है प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। कोई डाउट आपका है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।